नमस्ते। आज हम जानेंगे मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स क्या होते हैं, इसके इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स। हालांकि हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म का कंट्रोल हार्मोन से ही होता है। जो हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं उससे मेटाबॉलिज्म का कंट्रोल होता है, लेकिन उचित मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स, खनिज धातुओं के बिना उनका कार्य असंभव होता है। उसके कार्य को सुचारू रूप से होने के लिए हमारे शरीर में मिनरल्स और विटामिन्स प्रॉपर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। कई विटामिन्स और कुछ मिनरल्स मेटाबॉलिज्म के कार्यों को उकसाने और एंजाइम सिस्टम के जो ऑर्गन्स होते हैं उसके लिए ज़रूरी होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। यानी कि जब तक वो एंजाइम स्टिमुलेट नहीं होंगे, जो एंजाइम का सिस्टम है उसके जो ऑर्गन है वो तभी स्टिमुलेट होंगे जब मिनरल्स और विटामिन सही मात्रा में होंगे हमारे शरीर में। मिनरल्स शरीर के वजन का कुल 4% होने चाहिए। वो ज़्यादातर हड्डियों में ही पाए जाते हैं। सभी अलग अलग मात्रा में शरीर में पाए जाते हैं, अलग अलग यानी कि मात्रा में होते हैं। ये शरीर की सेल्स के लिए, जो हमारे शरीर में सेल्स हैं वो एंजाइम के कार्यों के लिए ज़रूरी होते हैं। जो भी एंजाइम्स हमारे शरीर में वर्क कर रहे हैं, एंजाइम की वजह से ही हमारा भोजन पचता है, आगे हमें एनर्जी मिलती है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें विटामिन्स और मिनरल्स सही मात्रा में चाहिए। ये श्वास क्रिया के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है हमारा, सांस लेने का क्रिया होती है, उसमें भी हमें विटामिन्स और मिनरल्स की वजह से ही वही सही मात्रा में वो क्रिया होती है। हड्डियाँ, दांत, नाखून। हड्डी, दांत, नाखून इत्यादि शरीर की ठोस वस्तुओं को बनाने के लिए मिनरल्स और विटामिन्स चाहिए ही चाहिए। निम्न मिनरल्स शरीर में कुछ अधिक मात्रा में हैं। कौन कौन से हैं? सोडियम, ये जो ज़्यादा मात्रा में होते हैं हमारे शरीर में। सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन, ये हमारी शरीर में ज़्यादा मात्रा में होते हैं। निम्न मिनरल्स बहुत ही थोड़ी मात्रा में होते हैं। कौन कौन से? आयोडीन, जिंक, फ्लोरीन, मैंगनीज, कोबाल्ट, कॉपर, ये थोड़ी मात्रा में होते हैं, ये थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं। इनके अलावा निम्न मिनरल्स भी पाए जाते हैं। कौन से? उनके महत्व का पता नहीं चला है। एल्युमिनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक और निकल। निकल नाम की एक ये सब धातुएं हैं, खनिज हैं, मिनरल्स। तो ये सब भी हमारे शरीर में थोड़ी मात्रा में। अभी इसकी इम्पोर्टेंस इस पर इतना रिसर्च नहीं है कि शरीर में ये इसकी कितना इम्पोर्टेंस है, लेकिन ये हमारे शरीर में होते हैं और हमें इसकी नीड भी पड़ती होगी। कैल्शियम और फास्फोरस, ये दोनों हड्डियों के ढांचे का अंश बनते हैं। ये बोन्स का जो स्ट्रक्चर बनता है वो किससे बनता है? कैल्शियम से और फास्फोरस से। कैल्शियम और आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, ये सभी को एंजाइम का काम करते हैं। कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम, मैंगनीज, ये चारों को एंजाइम का वर्क करते हैं, यानी कि किसी भी एंजाइम के साथ मिल के काम करते हैं, तभी आगे की प्रोसेस होती है हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। फिर सोडियम, फास्फोरस बफर सिस्टम का काम करते हैं। सोडियम और फास्फोरस क्या करते हैं? बफर सिस्टम, यानी कि किसी चीज़ को रोकने का काम। सोडियम आयंस के साथ मिलकर पानी के ऑस्मोसिस, नर्व इम्पल्सिस के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। जो सोडियम अन्य आयंस के साथ मिलकर, दूसरे आयंस के साथ मिलकर सोडियम पानी की एक ऑस्मोसिस प्रक्रिया होती है, और नर्व इम्पल्सिस के प्रोडक्शन, जो नर्व इम्पल्सिस हो रहे होते हैं हमारे शरीर में, जो अंदर नर्व्स में क्रियाएं हो रही होती हैं, पल्पिटेशंस वगैरह, तो उन सब के लिए सोडियम फास्फोरस ज़रूरी होता है। अब हम जानेंगे कुछ मुख्य मिनरल्स के बारे में और उनके कार्यों के बारे में। कैल्शियम।
कैल्शियम के बारे में जानकारी लेते हैं कि हमारे शरीर में ये क्या काम करता है और कितना ज़रूरी है। कैल्शियम शरीर में भारी मात्रा में पाए जाने वाला मिनरल होता है। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में होना चाहिए और होता भी है। ये अक्सर फॉस्फेट के साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी कंबाइन होता है फॉस्फेट के साथ। करीबन 99% 99% हड्डियों में, जो हमारी बोन्स हैं पूरे शरीर में, बोन्स में और दांतों में होता है 99% कैल्शियम। और बाकी मांसपेशियां, जो भी हमारी मसल्स हैं, अन्य टिश्यूज़ रक्त के प्लाज्मा में पाए जाते हैं। कैल्शियम जो होता है वो हमारी हड्डियों में 99% होता है और दांतों में होता है। बाकी जो मसल्स होती हैं 1% यानी कि जो बचा वो मसल्स में, अन्य टिश्यूज़ में और ब्लड के प्लाज्मा में होता है। जो हमारा ब्लड का प्लाज्मा होता है उसमें होता है। ब्लड में कैल्शियम की मात्रा पैराथायराइड यानी कि पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच थायराइड ग्लैंड के कैल्सिटोनिन द्वारा होता है। कैल्शियम का जो ऑब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि कैसे ऑब्जॉर्व होगा, वो विटामिन डी की उपस्थिति में ही पॉसिबल है। जब तक विटामिन डी नहीं होगा तब तक कैल्शियम शरीर में ऑब्जॉर्व नहीं होगा, बोन्स में नहीं जाएगा। विटामिन डी के अभाव में ब्लड में जो ज़्यादा कैल्शियम होता है वो 90% हमारे मोशन में, यानी कि मल द्वारा निकल जाता है और 10% यूरिन द्वारा निकल जाता है। अगर विटामिन डी होगा तभी ये हमारे शरीर में पूरा ऑब्जॉर्व होगा। कैल्शियम मुख्यतः किस में होता है? दूध में, एक तो दूध में यानी मिल्क में, मूली में, केले में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, इसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है। इनके निम्न उपयोग हैं। क्या यूज़फुल हैं इसके, क्या यूज़ हैं कैल्शियम के? हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए, यानी कि उसकी स्ट्रॉन्ग बने रहने के लिए, स्ट्रेंथ के लिए चाहिए। ब्लड की जमावट के लिए चाहिए, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग होनी जब ज़रूरी होती है ब्लीडिंग के समय तो कैल्शियम चाहिए। और एग्जोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, यानी कि सेल्स के अंदर जो केमिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन है, सेल्स के अंदर कुछ भी केमिकल्स आने जाने हैं, वो कैसे उनका ट्रांसपोर्टेशन एग्जोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो वो भी कैल्शियम की उपस्थिति में ही होता है, कैल्शियम की वजह से होगा। और फिर फोर्थ आता है हमारा सेलुलर मोटिलिटी, जो सेल्स के अंदर विभिन्न कैल्शियम की हलचल की गति है। विभिन्न केमिकल्स के, जो भी केमिकल्स की हलचल यानी कि उनकी क्रियाएं हो रही हैं वो कैल्शियम की वजह से ही हो रही हैं सेल्स के अंदर। फिर है हमारा पांचवा, सेल्स के डिवीज़न के पहले क्रोमोसोम की गति। जो सेल्स डुप्लीकेट होते हैं, सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, डिवीज़न हो रहा है, उसके क्रोमोसोम्स, पहले क्रोमोसोम की गति, क्रोमोसोम्स किस तरह से करेंगे अपनी क्रिया, उसकी जो गति है वो भी कैल्शियम की देखरेख में ही होती है। और फिर है सिक्स्थ है ग्लाइकोजन की उपस्थिति। जो ग्लाइकोजन है हमारे शरीर में, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना, वो उसका मेटाबॉलिज्म भी कौन देखेगा? कैल्शियम। और फिर है सेवन्थ है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर का जो सिंथेसिस है और रिलीज़ है, यानी कि उसका निकास है और उत्पादन है। न्यूरोट्रांसमीटर का सिंथेसिस और रिलीज़ करवाना कैल्शियम की वजह से होता है। अब कैल्शियम के कुछ कार्यों को हम विस्तार से जानेंगे। ब्लड में जो हम इंसानों में जो ब्लड होता है वो कैल्शियम की मात्रा 9 से 11 mg/dl होनी चाहिए। ब्लड में 9 से 11 mg/dl जब कैल्शियम होगा तो 1 dl इज इक्वल टू 100 ml। अगर ब्लड में कैल्शियम की मात्रा इससे कम होती है तो उसे हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। ब्लड में हाइपोकैल्सीमिया किसे कहते हैं? जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा 9 से 11 mg/dl से कम होती है। इसको ब्लड टेस्ट से पता किया जा सकता है। अगर ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी तो
हाथ पैर के जो मसल्स हैं, जो हमारे हाथ पैर हैं उसके मसल्स में ट्विचिंग यानी कि अपने आप फड़फड़ाने लगते हैं, बार बार क्रैम्प्स आते हैं, नसें ऐंठने लगती हैं, क्रैम्प्स आएंगे सोए सोए रात में भी और कभी भी। यह तब होता है जब 125 डीसीसी काम नहीं कर रहा। 125 डीऑक्सी कोल कैल्सिफेरॉल। छोटी आंत में छोटी आंत में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कैल्शियम सोखा नहीं जाएगा। 90% यानी 90% मोशन में और बाकी का 10% यूरिन में निकल जाएगा और हमारे शरीर को कुछ भी नहीं मिल पाएगा, कोई भी कैल्शियम, जब तक 125 डीसीसी हमारे शरीर में नहीं होगा तब तक। कैल्शियम एक क्लॉटिंग फैक्टर है, यानी कि ये हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में क्लॉटिंग का काम करता है, यानी कि रक्त को जमाने का काम करता है। कैल्शियम के बिना जो ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो इसकी कमी से क्या होता है, लेडीज़ में पीरियड्स में क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में कई दिनों तक ब्लीडिंग होती है। कई दिनों तक जिन लेडीज़ में ब्लीडिंग होती है पीरियड्स में, तो उनका क्या कारण है कि कैल्शियम उनके शरीर में कम है। और अन्य लोगों को कहीं घाव हो जाते हैं तो उसमें ब्लीडिंग जल्दी बंद नहीं होती, यानी ब्लीडिंग चलती रहती है, खून बहता रहेगा। बच्चों में क्या होता है, सीजर्स यानी कि फिट्स का एक मुख्य कारण कैल्शियम की कमी है। अगर कैल्शियम सही मात्रा में होगा शरीर में तो फिट्स नहीं आएंगे, जो फिट्स के दौरे पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ये सब नहीं होगा, कन्वर्जेंस वगैरह। बच्चों में सीजर्स फिट्स का एक मुख्य कारण कैल्शियम की कमी है। दांतों की बीमारियां आ जाती हैं कैल्शियम की कमी से, क्योंकि दांतों को मजबूत रहने के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। पहले तो कैल्शियम की कमी से बचाने के लिए पीटीएच यानी कि पैराथ हार्मोन ऑस्टियोक्लास्ट से कहेगा कि वो बोन्स में से कैल्शियम निकाल कर ब्लड में डाल दे। अगर ये कई साल तक, कई वर्षों तक ऐसा ही चलता रहा तो क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, क्योंकि बोन्स में से कैल्शियम निकल कर ब्लड में जा रहा है। क्योंकि ब्लड में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में नहीं है तो ऑस्टियोक्लास्ट अपना कार्य करेगा, जिसमें बोन्स इतने खोखले हो जाते हैं, उनमें इतने वो खोखले हो जाते हैं अंदर से, उसमें जान नहीं रहेगी, तो ज़रा सी चोट लगने पर आसानी से टूट जाएंगी, फ्रैक्चर हो जाएंगे। अगर किसी पुरानी बीमारी के लिए स्टेरॉइड्स की गोलियां, कई बार स्टेरॉइड्स ज़्यादा लेने से भी किसी में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। कैल्शियम की कमी से स्पैस्टिसिटी यानी कि कड़कपन हो जाता है हमारे शरीर में, बॉडी ऐठी सी महसूस होगी, उसमें कड़कपन हो जाएगा। बोलेग्स यानी कि जो पैर होते हैं उसमें थोड़े अलग ही आकार में चले जाते हैं, मुड़े हुए दिखते हैं, घुटने झुके हुए। तो दांतों का जो इनेमल होता है, दांतों का इनेमल निकल जाता है, ये सब कैल्शियम की कमी से होगा। और हड्डियों का बनना, जो हड्डियों का फॉर्मेशन है, निर्माण है, एसिड बेस बैलेंस के लिए इतनी इसकी ज़रूरत होती है कैल्शियम की। एसिड बेस बैलेंस तब तक रहेगा जब तक कैल्शियम है। यह मसल्स, नर्व्स के काम करने, हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नर्व्स का काम कब होगा, हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। हार्ट तभी पंप करेगा जब प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होगा, नर्व्स भी तभी पल्पिटेशन होंगे, उसमें अपनी क्रियाएं होंगी जब तक कैल्शियम प्रचुर मात्रा में ब्लड में उपस्थित होगा। इनके बनने में पैराथायराइड का ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे थायराइड ग्लैंड के आसपास पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, उनका ठीक वर्क करना भी ज़रूरी है। शरीर में विटामिन D3 का रहना ज़रूरी है। D3 होगा तभी कैल्शियम का पूरा पाचन होगा और वह हड्डियों में सही मात्रा में रहेगा। लिवर किडनी का ठीक रहना भी ज़रूरी है। जब तक लिवर किडनी ठीक नहीं है तब भी कैल्शियम का पाचन सही से नहीं हो पाएगा। एलिमेंट्री यानी कि हम न्यूरोथेरेपी में 125 TCC 125 डीऑक्सी डाईहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल नामक उपचार से हम क्या करते हैं, 125 DCC फॉर्मूला होता है, उसमें
125 DCC फार्मूला देने से कैल्शियम की कमी की बीमारियों को में काफ़ी आराम मिलता है रोगियों को, तो हम उनको वो फार्मूला देते हैं और उनको काफ़ी लाभ होगा। उनके शरीर में कैल्शियम का पाचन सही से होगा, विटामिन डी भी सही मात्रा में बोन्स में पहुंचेगा, कैल्शियम भी पहुंचेगा। ब्लड में कैल्शियम आयंस की ज़्यादा कमी से, अगर ब्लड में कैल्शियम आयंस बहुत ज़्यादा ही कम हो जाते हैं तो टिटेनी नामक नर्व्स की बीमारी आ जाती है, जिसमें क्या होता है, हाथ पैर के मसल्स में दर्द के साथ दर्द होगा, मसल्स में मांसपेशियों के दर्द के साथ स्पैज्म यानी चौंक जाने जैसे झटके महसूस होते हैं। कई बार सोए सोए हमें चौंक जाते हैं हम, वो किसी कैल्शियम की कमी से ही होता है। बच्चे भी कई बार ऐसी अवस्था में होते हैं। तो उंगलियां, जो हमारी उंगलियां हैं, फिंगर्स हैं और हाथ हैं, हमारे पैर हैं, असाधारण रूप से अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, अलग ही तरीके से उनका स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। बच्चों में मायोक्लोनिक जर्क, स्पैज्म, कन्वर्जन्स हो सकते हैं। मायोक्लोनस क्या होता है, मांसपेशियों में अकड़न हो जाती है, उनका अनैच्छिक रूप से हिलना, यानी कि हम उन्हें हिलाना नहीं चाहते लेकिन तब भी वो हिलने लगते हैं हमारे हाथ पैर, उसे मायोक्लोनस कहते हैं। ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज्म में कैल्शियम का हाथ है। जो हमारा ग्लाइकोजन होता है उसका जो चयापचय है वो भी कैल्शियम की देख रेख में ही होता है। यही कारण है कि जब हम डायबिटीज़ के मरीज़ों को 125 DCC देते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है, उनको काफ़ी लाभ मिलता है 125 DCC फार्मूले से। न्यूरोट्रांसमीटर के प्रोडक्शन और निकास के लिए भी ये ज़रूरी है। न्यूरोट्रांसमीटर का सिंथेसिस यानी उसका उत्पादन और निकास सही से नहीं होगा, वो सही से रिलीज़ नहीं होंगे। वो ब्रेन की सभी बीमारियों में हम 125 DCC फार्मूला देते हैं ताकि उन्हें उनके ब्रेन की बीमारियों में लाभ हो रोगियों को। रक्त में हमारा जो ब्लड है उसकी कैल्शियम की मात्रा 11 mg/dl से ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है, उसमें हाइपर कैल्सीमिया यानी कि कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, उसे हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं, ब्लड में बढ़ जाता है। तब क्या होता है, यह तब हो सकता है जब कई वर्षों तक कैल्शियम ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे शरीर में, ब्लड में। अगर पीटीएच पैराथॉर्मोन हाइपर हो जाता है, जो हमारा पैराथायरॉइड ग्लैंड्स के हार्मोन्स ज़्यादा सीक्रेट होंगे, वो अधिक काम कर रहे होते हैं, तो भी ऐसा होता है कि कैल्शियम ज़्यादा हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। और ब्लड टेस्ट से ये पता लग सकता है कि ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो गया है। हाइपर कैल्सीमिया क्या होता है, के लक्षण क्या होते हैं इसमें, जब कैल्शियम हमारे ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, भूख कम लगेगी, खाने को जी नहीं करेगा, जी मिचलाएगा, यानी उल्टी जैसा मन हो जाएगा, सुस्ती आएगी, आलसपन आएगा, उल्टी की प्रवृत्ति हो जाएगी, एक्सेस यूरिन आएगा, यूरिन ज़्यादा होने लगता है, ठीक है, बार बार यूरिन जाते हैं। मानसिक उतार चढ़ाव, यानी कि कभी स्ट्रेस में रहेंगे, कभी खुश रहेंगे, ऐसे ही उतार चढ़ाव होते हैं, टेंशन्स रहेंगी। और इसका मुख्य परिणाम यानी कि रिज़ल्ट क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप जो हृदय की धड़कन होती है उसमें उतार चढ़ाव आ जाएंगे, हमारी जो हार्ट है उसकी पल्स रेट में उतार चढ़ाव आ जाएंगे धड़कन में, जिसे कार्डियक एरिथीमिया कहते हैं। कार्डियक एरिथीमिया ये कंडीशन आ जाती है रोगियों को, जो अंत में कार्डियक अरेस्ट में बदल जाती है। कार्डियक अरेस्ट यानी कि अचानक से ही हृदय पंप करना बंद कर देता है, तो हृदय की धड़कन एकदम बंद हो जाएगी और कई साल तक एक्सेस कैल्शियम होने पर कि हमारी जो किडनी है वो किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण पथरी, ब्लड क्लॉट का कारण बन सकता है, यानी कि उनमें पथरी का निर्माण होने लगता है, कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी हो जाती है हमारे किडनीज़ में। तो कुछ अन्य लक्षण क्या हैं कैल्शियम ज़्यादा होने के, ज़्यादा सांस ना ले पाना, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलती है पहला, और क्या होता है, ज़्यादा थकान होएगी।
मनुष्य कोमा में भी जा सकता है। कई केसेस में मनुष्य इसकी ज़्यादा कैल्शियम जब ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लड में तो कोमा में भी जा सकता है। ध्यान रहे कि अगर किसी को तली हुई यानी कि जो फैट्स वाली चीज़ें हैं, घी तेल की चीज़ें खाने से खट्टी डकार आती है तो उन्हें फैट्स पच नहीं रहे हैं, घी तेल पच नहीं रहा, तो उनके शरीर में क्या होता है, कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होता, कैल्शियम ठीक से ऑब्जॉर्ब नहीं होगा और विटामिन ए, डी, के की कमी आ सकती है। तो आज हमने कैल्शियम के बारे में जाना, अगली बार जानेंगे कुछ नए टॉपिक के बारे में।